नमस्कार दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में जो अचानक से ज़मीन धंस गई, घरों में दरारें आ गई, लोग घर से बेघर हो गए। और ये जो सारा जो किस्सा चला, जो टीवी पे जिस तरह से दिखाया गया, जो हमें पता चला, उसके आधार पर ही मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हमें जब भी लगता है कि किसी जगह ज़मीन धंस गई, कहीं दरार आ गई, हमें लगता है कि ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, ये तो कुदरत ने अपने आप ही कुछ ना कुछ करना था। हम ये कभी नहीं समझते कि इसके पीछे कितना बड़ा झोल हो सकता है, ये कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए। समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का इंतज़ाम तो पहले ही हमारे देश में बहुत कम है। लोग किस तरह से बेचारे मर मर के नौकरियां कर रहे हैं, धक्के खा के नौकरियां कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन्हें सही तनख्वाह नहीं मिलती। किसी को 5,000 मिल रही है, किसी को 10,000 मिल रही है, जो आज के समय पे उचित तनख्वाह है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो रोटी का तो पहले ही बहुत हाल ख़राब है हमारे देश में। अब रही बात कपड़े की, तो आप देख जानते ही हैं कितने लोग गरीब हैं हमारे देश में, गरीबी का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। तो कपड़े भी जो हैं वो सबको तो नहीं मिलने वाले, पर जिसके पास हैं वो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझे, भगवान को शुक्र करे, धन्यवाद करे भगवान का। कहने का मतलब यह है कि रोटी और कपड़ा, ये दो चीज़ें तो हमारे देश में वैसे ही बहुत मुश्किल है। अब रही बात मकान की, तो मकान जैसे हम जैसे लोग हैं वो तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो मकानों की प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं कि हम तो छू भी नहीं सकते मकान को, बनाना तो दूर की बात है। एक आम इंसान, एक आम आदमी नहीं बना सकता। तो आप ये सोच के देखिए, जो गरीब इंसान है उसका क्या बनता होगा, और वो कितनी मुश्किलों से गुजर कर एक मकान को तैयार करता होगा। उत्तराखंड में क्या हुआ, लोगों ने कितनी मेहनत से मकान बनाए। जो भी प्लॉट उनको मिला होगा या जो भी ज़मीन उनको मिली होगी, उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने मकान बना दिए। किसी का पुश्तैनी मकान होगा, किसी की पुश्तैनी ज़मीन होगी। तो इस तरह से करते करते लोगों ने बहुत मेहनत से एक एक कतरा जोड़ करके मकान खड़ा किया। मकान तो बन गया, लेकिन अब क्या हुआ, ज़मीन धंस गई, मकान में दरारें आ गई। जब मकान में दरारें आई तो वो रहने के लिए सेफ़ ही नहीं बचा। तो सेफ़ नहीं बचा तो लोग क्या करेंगे, भागेंगे। अब घर में तो रह नहीं सकते उस घर में। अभी आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस पूरी कवरेज को किस तरह से दिखाया। ना जाने कितने लोग रो रहे थे, बहुत दिल दुखा, बहुत बुरा लगा। लेकिन वो चीज़ ना मेरे बस में थी, ना आप लोगों के बस में थी। आप उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस पूरे मामले में गलती किसकी है? लोग बोलते हैं प्रशासन की है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो कुदरत की गलती है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों की गलती है। देखिए, हर राज्य में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। उस डिपार्टमेंट का काम यही है कि वो सिटीज़ को डिज़ाइन करे, रिहायशी इलाकों को डिज़ाइन करे, रेजिडेंशियल एरियाज़ को डिज़ाइन करे सही तरीके से, कमर्शियल एरियाज़ को डिज़ाइन करे सही तरीके से, पार्क्स बनाए, स्कूल्स बनाए, कहाँ पे कितना स्पेस देना है, कितनी जगह छोड़नी है, धूप कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी, इस तरह की सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले करते हैं। उसी तरह से जब आपने देखा होगा, जब भी आप मकान बनाते हैं, अगर आपने नहीं खुद बनाया होगा तो कहीं ना कहीं आपने सुना ज़रूर होगा कि जब भी आपको मकान बनाना पड़ता है तो उसके लिए एक आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट कुछ डिज़ाइन बनाता है आपके मकान का, और उस डिज़ाइन को आपको सरकार से पास करवाना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। अब ये जो सारी चीज़ है, जो सारी प्रक्रिया है, ये घूम फिर के कहाँ आ जाती है, सरकार के ऊपर। तो सरकार क्या करती है? सरकार ये देखती है कि आपका प्लान कैसा है, आपने जो डिज़ाइन बनाया वो डिज़ाइन कैसा है, आपकी ज़मीन कहाँ पर है, उस ज़मीन की मजबूती कैसी है, उस मजबूती के हिसाब से क्या ये आपका जो डिज़ाइन है सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। और उसके ऊपर अगर सरकार ने कुछ पैमाने तय किए हैं सेफ्टी को लेके, क्या वो सभी के सभी पैमाने खरे उतरते हैं उस डिज़ाइन के ऊपर, और उसके बाद वो सरकार जो है पास करती है।
अब इसमें एक ये चीज़ है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कुछ इस तरह की कोई ज़मीन है अगर आपके पास, तो आप उस ज़मीन के ऊपर कभी भी मकान बना सकते हो, और उस मकान के लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई डिज़ाइन आपको अप्रूव नहीं कराना। अब ये तो हो गई आम जनता की गलती कि वो बिना अप्रूव कराए कोई भी डिज़ाइन किसी तरह का भी मकान बना देते हैं, कहीं पे भी बना देते हैं। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों ने ये क्यों नहीं देखा कि जगह जगह पे सड़कें हैं या नहीं सड़कें हैं, और जहाँ सड़कें हैं वो किस इलाके से होकर गुजर रही हैं, क्या उसमें पूरा डिस्टेंस है या नहीं, एक घर से दूसरे घर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो है या नहीं। आप ये सोच के देखिए, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप ये सोच के देखिए कि अगर एक मकान है और उसके आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं, उसके पास जगह ही नहीं है चलने की, और एक छोटी सी गली है जिसमें से आप होकर के गुजर सकते हैं, उस मकान में यदि कोई बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो क्या वहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच सकती है? हमारे पूरे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच ही नहीं सकती। और हिमाचल प्रदेश उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। जो चीज़ उत्तराखंड में हुई, ये सेम चीज़ हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है, और ये कभी भी हो सकती है। देखिए, ज़मीन धंसने के बहुत कारण होते हैं, मैं सभी कारणों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एक ऐसे दो इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है। तो बारिश होने से वो बारिश का जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा कर के सीप कर जाता है, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे वो पानी एब्जॉर्ब होगा, ज़मीन जो है वो ढीली पड़ने लग जाती है। जैसी जैसे ज़मीन ढीली पड़ने लग जाती है, वो बहने शुरू कर जाती है, पानी के साथ ही बहने लग जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कई जगह पर हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होता है, उत्तराखंड में भी ऐसा होता है, और पहाड़ी इलाकों में ऐसा बहुत होता है कि आप देखेंगे ज़मीन धंस जाती है, कई कई जगह से ज़मीन धंस जाती है। वो धंसने का मेन कारण यही है कि वो पानी एब्जॉर्ब करती है, और पानी के साथ कुछ मिट्टी जो है बह जाती है, और ज़मीन के नीचे वो पकड़ ही नहीं रहती। तो जब आप मकान बनाते हैं तो इस तरह के इलाकों को पहले देखा जाना चाहिए सरकार द्वारा, इसका पूरे का पूरा मैपिंग होनी चाहिए सरकार द्वारा कि कौन से ऐसे एरिया हैं पहाड़ में जो मजबूत नहीं है, जहाँ पे आपको रेजिडेंशियल मकान बनाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पर आप रेजिडेंशियल मकान बनाते हैं वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, कितनी हाइट पे बनेगा, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, कितना बोझ वो ज़मीन ले सकती है, वो सब कुछ देखना चाहिए। पहले तो सरकार ये सब अनदेखा कर देती है, फिर जब इस तरह का कुछ हो जाता है तो वो सब कुछ कुदरत के ऊपर डाल देती है। अब इसमें सब इस पूरे मामले में होना क्या है? होना तो कुछ नहीं है। सरकार क्या करेगी? अपना वोट बैंक बचाने के लिए वहाँ से जो भी पीड़ित लोग हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा घोषित कर देगी। किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, इस तरह से मुआवजा घोषित करेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली सरकार। और वो जो मुआवजा घोषित होगा वो उन पीड़ितों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। कितना ही मिलेगा ये तो हम सब जानते हैं। कुछ टाइम तक तो मीडिया भी इसे दिखाएगा, उसके बाद मीडिया इसे दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि मीडिया के पास और बहुत सारे काम हैं। कुछ कॉमेडी सीरियल्स भी तो दिखाने पड़ते हैं उनको, तो वो जो कॉमेडी सीरियल्स दिखाने हैं, कुछ ऐड दिखानी है, कहीं से पैसा कमाना है, किसी को वैसे ही खुश करना है उन्होंने दिखा के, तो वो सब चीज़ें भी तो मीडिया ने करनी है। इसीलिए ये जो सारा मामला है, आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। जो लोग वहाँ बेचारे पीड़ित हैं वो ऐसे ही पीड़ित रहेंगे, उनको पैसा मिलेगा सरकार द्वारा या नहीं मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। हमें इन सब चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है, इसे देख के अनदेखा करने की ज़रूरत नहीं है। सीख किस तरह से लेनी है? सीख ये लेनी है कि आप जब अपना मकान बनाएं, कम से कम किसी आर्किटेक्ट से एक डिज़ाइन ज़रूर बनवा लें। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन एक डिज़ाइन पक्का बनवा लें। एक सिविल इंजीनियर को बुलाएं, उससे देखें कि क्या क्या चीज़ें इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बन सकती हैं। अगर बन सकती हैं तो सही तरीके से बन रही हैं या नहीं बन रही, वो कम से कम दिखा लें। थोड़ा सा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप वो नहीं खर्च करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही कुछ भी बना देते हैं, वो भी गलत है, वो आपकी गलती है। और प्रशासन को ये चाहिए
कि हर मकान, चाहे वो शहर में आता हो चाहे वो ग्रामीण इलाकों में आता हो, हर मकान जो है उसे पास कराना ज़रूरी बना दिया जाए। और सिर्फ पैसा खाने के लिए पास कराना ज़रूरी नहीं बनाना चाहिए, सरकार को इसमें काम भी करना चाहिए, उन दफ्तरों को काम करना चाहिए, उनको ग्राउंड पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि उस सड़क में क्या क्या है, उस ज़मीन में क्या क्या है, वहाँ पे प्रॉपर सड़क है या नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, हवा गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती, मकानों में डिस्टेंस कितना है, वो सब कुछ वो देखें, पूरी सेफ्टी वो देखें, बिजली की तारें कहाँ से जाएंगी, सीवरेज की पाइप कहाँ से जाएगी, पीने का पानी कहाँ से आएगा। ये सारी चीज़ों की सुविधाओं को पहले बनाना ज़रूरी है। जब भी हम किसी टाउन या किसी कंट्री को प्लान करना चाहें, कंट्री तो बहुत बड़ी बात होगी, पर किसी टाउन को, किसी शहर को, किसी सिटी को अगर हम प्लान करना चाहें तो अब कैसे प्लान करेंगे। मान लीजिए मुझे प्लानिंग करनी है तो मैं कैसे प्लान करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जा कर के ये देखूँगा कि जो मेरे पास ज़मीन है जिसके ऊपर मैं एक टाउन सेट करना चाहता हूँ या एक लोकेलिटी बनाना चाहता हूँ, हम एक सिर्फ लोकेलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं अभी। मान लीजिए कि मुझे एक लोकेलिटी बनानी है, तो उस लोकेलिटी के लिए पहले मैं जाके ज़मीन देखूँगा, ये पहचानूंगा कि कौन इस ज़मीन में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ जहाँ पे अभी कल्टीवेशन की जा सकती है, जो उपजाऊ हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं जो उपजाऊ नहीं है, जो उपजाऊ नहीं है वो कितने मजबूत हैं। वो सब देखने के बाद जहाँ जहाँ पे वो उपजाऊ नहीं है वहाँ वहाँ पे हम बिल्डिंग सेट करेंगे। लेकिन बिल्डिंग सेट करने से पहले हम वहाँ पे पहले प्रॉपर सड़कें बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, उसके बाद एम्बुलेंस कहाँ कहाँ से जाएगी वो सारा प्लान करेंगे, लोग पार्क में कहाँ कहाँ से आ जा सकते हैं, कहाँ से पैदल का रास्ता होने वाला है वो भी सब प्लान करेंगे, लाइटिंग्स प्लान करेंगे, बिजली की तारें कहाँ से जाएंगी, सीवरेज कैसे होगा, पीने का पानी कहाँ से जाएगा, ये सब बुनियादी सुविधाएं उसके ऊपर पहले प्लान की जाएंगी। उसके बाद प्लान किए जाएंगे प्लॉट्स, कि कहाँ पे कौन सा प्लॉट काटा जाएगा, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट के बीच में दूरी कितनी होगी, वो सब पहले प्लान किया जाएगा। उसके बाद प्लान किए जाएंगे बिल्डिंग के डिज़ाइन, हो सके तो सारे डिज़ाइन एक जैसे बनाए जाएं। उससे ये होगा कि आपको एक तरह की कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। अगर एक मकान में कुछ खराबी है तो दूसरे मकान में आपको पहले ही पता होगा कि क्या खराबी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जिस तरह से मान लीजिए आप देखते हैं कभी लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ी इलाकों की बात कर रहा हूँ, कभी लैंडस्लाइड है, कभी अर्थक्वेक है, तो अगर मान लीजिए बिल्डिंग ढह गई है तो कहाँ से किसी को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर डिज़ाइन कॉमन डिज़ाइन होगा, सारे एक बिल्डिंग एक जैसी ही दिखेंगी, तो जो ये इमरजेंसी सर्विस वाले हैं इनको पता होगा कि हमें कहाँ से जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे किसी को निकालना है बाहर। तो इस तरह की जो कार्य है वो भी करने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर प्रशासन चाहे तो मैं उनकी मदद इसमें कर सकता हूँ। बाकी मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके जब भी आप वोट देते हैं तो एक अच्छे नेता को जरूर चुनिए, क्योंकि एक अच्छा नेता, एक समझदार नेता, एक पढ़ा लिखा नेता आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और वहीं पर ये जो देखने वाले नेता या सिर्फ झूठ फैलाने वाले जो नेता हैं वो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ही वोट दीजिए, क्योंकि मैं खड़ा भी नहीं हूँ वैसे पर अगर आप देना भी चाहें तो कम से कम इतना ज़रूर देखें कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन एक्सपीरियंस है, कौन समझदार है और कौन आपके लिए क्या कर सकता है, ये ज़रूर देखें एक बार। मेरी आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।